हम यूजेस ऑफ जो है नाइट्रिक एसिड के ऊपर बात कर रहे थे, और यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड में जो है हमारे पास एक्वा रीजिया जो है ना बेटे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब देखें एक्वा रीजिया जो है, ठीक है, इसको हम रॉयल वाटर भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज रॉयल वाटर। उर्दू में कहें तो आबे शाही या आबे सुल्तानी। बेटे इसमें बेसिकली हम मिक्स कर रहे होते हैं यहाँ पे, राइट, व्हाट वी मिक्स कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड एंड HCl in the ratio of 1:3. As a result of this, we obtain water, nitrosyl chloride, and the nascent chlorine. Basically, this nascent chlorine helps in dissolving the noble metals like platinum, gold, या और जो है EDC। ठीक है, अब देखें यहाँ पे जैसे नेसेंट क्लोरीन है, ये गोल्ड के साथ रिएक्ट करके बेटे ये ऑरिक क्लोराइड बना रही है। अब ये ऑरिक क्लोराइड जो है वो HCl से रिएक्ट करने के बाद जो है हाइड्रो ऑरिक क्लोराइड जो है वो फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो बेटे अब ये जो आपके पास बेसिकली एग्जाम में सवाल जो आएगा वो कैसे आ सकता है कि एक्वा रीजिया इज द मिक्सचर ऑफ डैश, तो आप बोलोगे कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड HCl इन द रेशियो 1:3। एक एमसीक्यू यहाँ पर ये बन सकता है। और दूसरा ये बन सकता है कि इन एक्वा रीजिया विच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसॉल्विंग द नोबल मेटल्स, तो आप कहोगे क्लोरीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसॉल्विंग द नोबल मेटल्स। होपफुली कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी बेटे। अच्छा भाई, अब हम यहाँ से बच्चे आगे चलेंगे, ठीक है, और आगे की बातें शुरू करेंगे। एक और टॉपिक चैप्टर नंबर 4 में हम हमजा, बस ये आखिरी सेशन है बेटे, इसके बाद जो है बस ये खत्म हो जाएगा। अभी आधा घंटा और है, ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर 4 का। ठीक है बेटे, हमारे पास जो है यहाँ पे जो एमसीक्यूज हैं, ठीक है, उसमें क्लोरीन गैस से रिलेटेड ये बात है कि क्लोरीन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है फ्री स्टेट में। क्लोरीन डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। ठीक है, तो एक ये हमारे पास जो है वो एमसीक्यू आ सकता है आपका, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं। हाँ, ये मैं चाहता हूँ कि बच्चे याद रख लें कि क्लोरीन जो है ये ग्रीनिश येलो कलर की गैस होती है। बाकी पारली आगे आगे प्रॉपर्टीज में भी आ जाएगा। वी कैन यूज द टू मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द क्लोरीन, कास्ना कैलनर सेल एंड द नेल्सन सेल। दीज टू आर द इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड्स। ठीक है बेटे, कास्ना कैलनर सेल के अंदर बेसिकली हम NaCl का पहले एक्वस NaCl लेते हैं और एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। तो एक्वस NaCl का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे होते हैं तो हमारे पास यहाँ पर जो है जो चीज जो है क्लोराइड जो है बेसिकली वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, देखिए क्लोरीन गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये बेसिकली एनोड के ऊपर ऑक्सीडाइज होता है, क्लोरीन गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। कास्ना कैलनर सेल जो है इसमें इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो बेसिकली यही है कि हाइड्रोजन क्लोराइड जो है इज इजीली जो है इज इजीली ऑक्सीडाइज एट द एनोड। ठीक है, ये कास्ना कैलनर सेल की डायग्राम है, थोड़ी बेहतर डायग्राम ये जो है ना एक जगह नेट से मुझे मिली थी, तो वो ये है बेटे, इस तरह से आप देख सकते हैं। और ये वो डायग्राम वो है जो आपकी बुक में है। अब इस डायग्राम को अगर आप देखें तो यहाँ पर ना बेटे ये हमारे पास एक व्हील लगा होता है जिसके जरिए से यहाँ पे एक ये सपोर्ट जो है एक तरह का जो है ना वो सपोर्ट लगी हुई है, जिसकी मदद से आप जो है इन दोनों की मदद से आप जो है वो इस कंटेनर को मूव करवाते हैं। यहाँ पे पूरा मरकरी भरा होता है, ये मरकरी जो है वो जो है ना यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जो है वो मूव कर रहा होता है। ठीक है, और बेसिकली यहाँ पर ये हमारा एनोड है, सॉरी ये हमारा क्या, ये एनोड है हमारा। ठीक है, यहाँ गलत दिखा हुआ है ये इसे एनोड होना चाहिए बेटे, ये हमारा एनोड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्लोराइड आता है और क्लोराइड जो है वो, अच्छा आई एम सॉरी, इसको बुक से मैच कर लेते हैं। लेट मी टू क्लियर वन थिंग। ठीक है बेटे, ये डायग्राम सही है, सही बनी हुई है, मुझे गलत फहमी हो गई थी। अच्छा जी, अब देखिए यहाँ पे
यहाँ से ये क्लोरीन के लिए जो है ना एक आउटलेट रखा हुआ है दोनों तरफ, यहाँ से क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है। ठीक है, सोडियम जो है यहाँ मरकरी में एब्जॉर्ब होके सोडियम मरकरी अमलगम बना लेता है। इट फॉर्म्स सोडियम मरकरी अमलगम। सोडियम मरकरी अमलगम फॉर्म कर रहा होता है। ठीक है बेटे, तो ये हमारे पास जो है बेसिकली इसका जो है डायग्राम है, लेकिन डायग्राम वगैरह आपसे कभी नहीं पूछता वहां पे। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल पूछ लेगा ज्यादा से ज्यादा, क्लोराइड की इक्वेशन पूछ लेगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं बेटे। इसी तरह से नेल्सन सेल की अगर हम बात करें तो नेल्सन सेल जो है इसमें भी बेसिकली हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। ठीक है, इस डायग्राम को देखें बेटे, इस डायग्राम में हमारे पास जो है ये एक कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर ये जो आपको नजर आ रही है दिस वन, ये एक यू शेप जो है परफोरेटेड ट्यूब है, और इसमें जो है वो छोटे छोटे होल्स हुए हुए होते हैं। अच्छा, और इसको हम जो इस स्टील ट्यूब को जो है यू शेप स्टील ट्यूब जो है, इसे हम बेसिकली कनेक्ट कर देते हैं कैथोड से, तो ये हमारा कैथोड हो जाता है, और ये बीच में हमारे पास जो है ये वाला जो है ये एनोड है। अच्छा, अब होता ये है कि हमारे पास जो है कैथोड और एनोड को सेपरेट करना जरूरी है, तो लिहाजा कैथोड और एनोड को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे ये लाइनिंग आपको नजर आ रही है, ये एस्बेस्टॉस की लाइनिंग जो है यहाँ पे लगा दी जाती है। अब जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो बेटे हमारे पास जो है जो क्लोराइड है, वो सारे के सारे जो क्लोराइड हैं, ऑल क्लोराइड विल मूव टुवर्ड्स द, ये सारे के सारे जो है कैथोड की तरफ मूव करते हैं, और जब भी कैथोड की तरफ जाते हैं तो यहाँ से क्लोरीन गैस बन के बाहर निकल आते हैं। तो ये नेल्सन सेल का जो है बेसिक जो है एक प्रोसेस है। ठीक है। अच्छा, ये बस आपको इनके नाम पता हो, इनका बस बेसिक स्ट्रक्चर आपके जहन में हो। ठीक है, डायग्राम वगैरह कभी भी ऐसा कोई सवाल नहीं आया ND के अंदर कि वो डायग्राम देके आपसे जो है ना वो आपसे पूछे लेबल करो या बताओ यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, ये रिएक्शन भी बेटे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आप सिर्फ जो है ना अगर याद रखना चाहें तो ये कैथोड का रिएक्शन, आई एम सॉरी, आप जो है वो एनोड का रिएक्शन जो है यहाँ पे याद रख लें ज्यादा से ज्यादा बस। ठीक है, इससे ज्यादा और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, MCQ में आने के चांसेस ना होने के बराबर है। अच्छा भाई, इसी तरह से बेटे आगे अगर हम चलते हैं तो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपने याद रखना है ग्रीनिश येलो कलर जो है इसका, जो ग्रीनिश येलो कलर है क्लोरीन का वो आपने याद रखना है बेटे, कि इट इज ग्रीनिश येलो इन कलर। ठीक है, और बाकी जो है इट लिक्विफाइज, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट और डेंसिटी वाला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इनको छोड़ सकते हैं आप। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से रिएक्शन विद हाइड्रोजन ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है बेटे, द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन गैस एंड द क्लोरीन डज नॉट, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे पास। ठीक है, एडिशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बेटे, खास तौर पे ये जो रिएक्शन है और ये जो रिएक्शन है, ये दो इंपॉर्टेंट, आप याद, दो रिएक्शन याद रखें, ये लास्ट थर्ड वन जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इन दो रिएक्शंस को आप जहन में रखेंगे। हमारे पास जो है एडिशन रिएक्शन है, असल में ये आपसे ना फॉर्मूला पूछता है इनका। ठीक है, अच्छा बेटे, तो ये आई होप की बात आपको समझ में आ रही होंगी कि हमें किस तरीके से जो है वो यहाँ पे चीजों को लेके चलना है और क्या क्या चीजें याद रखनी है। इवन ये इक्वेशन भी आपसे नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ सल्फ्यूराइल क्लोराइड और कार्बोनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला जो है यहाँ पे याद होना चाहिए स्लाइड के अंदर। ठीक है, इतना जो है ना एनफ है आपके लिए। इसी तरह से बेटे एक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल की जब हम बात करें तो यहाँ पे ये भी आपके पास कोई MCQ के लिए इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, इसको भी आप छोड़ देंगे। हाँ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है बेटे वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो आपके पास इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। देखो, ये जो हम बात करते हैं ना इसकी क्लोरीन की, तो क्लोरीन जो है किस किस चीज को जो है वो सब्स्टिट्यूट कर सकता है, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी करता हूँ कि भाई क्लोरीन जो है वो किस किस चीज को जो है वो सब्स्टिट्यूट कर सकता है। तो इसको जरा सा समझते हैं।
देखो बेटा, हमारे पास जो है क्लोरीन, अब अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखो तो उसमें हमारे पास सबसे ऊपर है फ्लोरीन, और फ्लोरीन से नीचे है क्लोरीन, देन फिर हमारे पास है ब्रोमीन, एंड देन हमारे पास है आयोडीन। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पे ग्रुप 6 से ऑक्सीजन है और सल्फर है, यहाँ नाइट्रोजन है, और यहाँ पे जो है हमारे पास इसके नीचे फॉस्फोरस है, ठीक है, और यहाँ कहीं दूर हाइड्रोजन है। तो अब एक बात जरा समझ लो कि हमारे पास जो है, जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन को सब्स्टिट्यूट कर सकता है, इसी तरह सल्फर को सब्स्टिट्यूट कर सकता है, ठीक है। तो बेटा लेकिन ये कभी भी फ्लोरीन को या ऑक्सीजन को या नाइट्रोजन को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। तो आपके पास जब सब्स्टिट्यूशन का सवाल आएगा तो या तो H2S पूछेगा, या जैसे यहाँ पे यानी ये पूछ सकता है आपसे कि भाई H2S हो, H2S की सब्स्टिट्यूशन पूछेगा आपसे, या फिर आपसे पूछेगा KBr या KI इन दिस वे, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन में आपने ये बातें याद रखनी है, इसका स्क्रीनशॉट लें। फिर एक चीज और बताता हूँ इसमें, ले लिया? गुड। अब देखिए बेटा, अगर यहाँ पे हम एक इसको जो है, यहाँ पे एक और चीज देखें बेटे, हमारे पास जो है क्लोरीन 3 लोगों से डायरेक्टली रिएक्शन नहीं करता, कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। क्लोरीन 3 लोगों से कहता है हम आपके हैं कौन, कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, इन 3 से डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करता, इसके अलावा पूरी दुनिया से रिएक्ट कर रहा होता है। तो बेटे इसको अपने पास लिख लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। तो ये एमसीक्यू में पूछ सकता है आपसे कि क्लोरीन डज नॉट रिएक्ट डायरेक्टली विद डैश, ऑप्शन ए कार्बन, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी ऑल। तो यू विल टिक डेल्टा। अच्छा भाई, तो आई होप कि बात आपको समझ में आ गई होगी, ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। बेटे ऑक्सीडाइजिंग, ब्लीचिंग एंड डिसइंफेक्टिंग एजेंट, ये क्लोरीन की एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। बेटे इसमें देखिए, क्लोरीन जब वाटर में डिसॉल्व हो रहा है तो ये मिक्सचर ऑफ 2 एसिड्स बना रहा है, HCl एंड HOCl। HCl जो है बेटे हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, और HOCl जो है हमारे पास यहाँ पे हाइपोक्लोरस एसिड कहलाता है। बेटे HCl की अगर हम बात करें तो HCl में जो है क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, इन HCl द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इज -1, एंड HOCl द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इज +1। तो HOCl में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +1 है, ठीक है। अच्छा, अब ये दो चीजें आपके पास जो है यहाँ पर जो है ना आपने देख ली। अब ये जो HOCl है जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +1 है, तो बेटे इट मेक्स इट अनस्टेबल, ये इसको क्या कर देता है, ये इसको अनस्टेबल कर देता है, ठीक है, इट मेक इट अनस्टेबल। अब अनस्टेबल होने की वजह से ये रिएक्टिव हो जाता है और डिकम्पोज हो जाता है किसके अंदर, HCl और नेसेंट ऑक्सीजन में। अब ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये हाईली रिएक्टिव है, इट इज हाईली रिएक्टिव, और हाईली रिएक्टिव होने की वजह से बेटे जब ये कलर्ड सब्सटेंसेस से मिलती है तो डीकलराइज कर देती है, ये जब जो है जर्म से मिलती है तो उनको किल कर देती है, इसलिए हम इसको डीकलराइजेशन या स्टेरिलाइजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। बेटे स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे चल रहा हूँ। ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा, एमसीक्यू के लिए बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एमसीक्यू। तो बेटा यूजेस ऑफ क्लोरीन के ऊपर हम बात करेंगे यहाँ पे कि यूजेस ऑफ क्लोरीन जो है हमारे पास यहाँ पे बेटे, स्टेरिलाइजेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, इसी तरह से मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरेट्स एंड हाइपोक्लोराइड्स एंड क्लोरोफॉर्म। बेटे ये यूज नंबर 2 जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यूज नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो है ना आपने याद रखना है। इसके अलावा एक और यूज है इसका बेटे, वो आपकी बुक में मेंशन हुआ है कि इट इज यूज्ड टू ब्लीच कॉटन और पेपर पल्प ETC, इट इज यूज्ड टू ब्लीच कॉटन और पेपर पल्प ETC, ठीक है।
तो ये आपने बेटे बस याद रखना है। बच्चों यहाँ पर हमारे पास जो है जो क्लोरीन की बात है वो मुकम्मल हो गई। इसी के साथ चैप्टर नंबर 4 की बात भी जो है मुकम्मल हो चुकी है। एक छोटा सा टॉपिक है इसमें चैप्टर नंबर 4 में H2S, तो वो भी अभी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो बेटा हम जो है H2S के ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे कि हमारे पास जो है H2S जो है वो यहाँ पर क्या है, H2S वगैरह के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं H2S के ऊपर। हाँ H2, अच्छा सल्फर का टॉपिक पूरा रह गया हमारा। ठीक है, फिर सल्फर का टॉपिक जो है बेटा आप कल की क्लास में करेंगे। ठीक है भाई, सल्फर का टॉपिक जो है कल की क्लास में करेंगे। अभी कोई सवालात वगैरह हैं तो वो पूछ लीजिए। सल्फर का बड़ा टॉपिक है, पूरा सल्फर कल करेंगे।